तो नमस्कार डियर एमआरईएस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का। तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो पढ़ाई चल रही है या फिर नहीं चल रही? तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस लेक्चर की खास बात ये है कि इसमें हम जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, जो आपने बुक्स में पढ़ी है, जो कानों से सुनी है लेकिन आंखों से देखी नहीं है ना, तो उन्हें आज हम यहाँ पर लाइव एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स हमारे आगे बढ़ेंगे, कोई रिएक्शंस आएगी, देन उसका एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने करूंगी ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आखिरकार कैसे रिएक्शंस होती हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो इसलिए पूरा लेक्चर देखना ताकि आपको भी मजे आएंगे और आपको क्लियर भी होगा, क्लैरिटी भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट कवर करवाने की कोशिश करेंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम्स में होती है, टेस्ट में होती है, वो सब आई जाती हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में सबसे पहला वर्ड आता है केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अब केमिकल रिएक्शन में होती है द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन in which new substance with new property विद न्यू प्रॉपर्टी इज फाउंड। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें नई चीज बनती है किसी पुरानी चीज से और जो नई चीज होती है बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे मान लो कि हमारे मम्मी पापा होते हैं। अब हमारे मम्मी पापा ने रिप्रोडक्शन किया, देन हम बने, तो हमारी प्रॉपर्टी कुछ उनसे सिमिलर होती है, कुछ उनसे सिमिलर नहीं होती। मतलब हम बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। उनसे कई सारी ऐसी चीज होती है जो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ऐसे मान लो कि दो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हमारा क्या बन गया? H2O यानी कि वाटर। हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन हमारा आग जलाने के लिए यूजफुल है और ऑक्सीजन तो आग को सपोर्ट करता ही है। मतलब जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जलेगी नहीं। तो आग को जलाता कौन है? ऑक्सीजन। और उसको बनाए रखने के लिए हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो दोनों का काम यहाँ पर जलाना है, लेकिन जैसे ही वाटर बना तो वाटर का काम क्या है? वहां पे बुझाना। तो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी आ गई। मतलब दो चीजों से मिलकर एक चीज बनी, न्यू चीज बनी और न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। मतलब उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है। ओके, ऐसे देखो सोडियम Na प्लस Cl2। Na, अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, Na प्लस Cl2 गिव्स टू NaCl। अब इसमें क्या है? सोडियम हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे ही हम इसमें एयर में रखते हैं, एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसमें आग लगने लग जाती है, धमाका सा हो जाता है ना। अगर पानी में भी डाल दिए तो भी मान लो रिएक्शन हो जाती है। और क्लोरीन देखो, क्लोरीन हमारा क्लोरीनेशन में यूज होता है, HCl बनाने के लिए यूज होता है, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है इन दोनों की। लेकिन जैसे ये क्या बन गए? यहाँ बन गए NaCl, दोनों कंबाइन हो गए। देन सोडियम ने अपनी जो तानाशाही थी ना कि मेरे को एयर में रखोगे तो भी मैं जल जाऊंगा, पानी में रखोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, तो वो तानाशाही इसकी यहाँ पे चूर हो गई। क्यों? क्योंकि देखो भाई, सोडियम अब क्लोरीन के साथ है तो उसकी प्रॉपर्टी चली गई, क्योंकि अब नई प्रॉपर्टीज ने अडॉप्ट कर ली। ऐसी क्लोरीन है, अब क्लोरीन में भी जो प्योरिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी थी वो हट गई और दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ऐसे ही जब हमारे दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं और कोई नई चीज बनाती है, देन जो नई चीज बनी उसमें क्या होता है? नई प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? नई प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में सब लोग बहुत फ्री रहते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं। जैसे ये दोनों अपनी अपनी चला रहे थे अकेले अकेले। जैसे जब किसी की शादी नहीं होती तो आराम से अपने अपने चलाते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जैसी शादी हो जाती है सारी जो तानाशाही होती है, सारा जो धुरंधपना होता है वो सब निकल जाता है। क्यों? फिर उसकी बात माननी पड़ती है, उस वाले को उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हुआ है कि NaCl है, अगर क्लोरीन के साथ रहना है तो अपनी आग वाली जो प्रॉपर्टी थी वो छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन को Na के साथ रहना है तो वाली अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। ऐसी H2O और O2 जो दोनों आग जला रहे थे, लेकिन अब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? आग को बुझा रहे हैं। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारे कोई नई चीज बनती है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ। अब देखो इसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। एक बार रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, मतलब ये है कि इसमें अरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब एटम्स का। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे Fe प्लस CuSO4,
ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। अब देखना जरा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। पहले सल्फेट के साथ था कॉपर, अब यहाँ पर सल्फेट के साथ कौन है, आयरन, तो रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब कॉपर हमारा इधर आ गया और आयरन हमारा इधर आ गया, FeSO4 प्लस Cu। ओके, ये सब हो गया। तो मतलब रीअरेंजमेंट मतलब नई चीज बनती है, नया फॉर्मूला बनता है, तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। कोई जब उस जगह पे था वो उस जगह नहीं होगा, दूसरी जगह आ जाएगा। तो ये सब होता है इसमें, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, अब जैसे हमने मैथ में वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ी है, जैसे व्हेन वी ऐड दिस नंबर टू दिस तो व्हाट विल वी गेट, ऐसे करके हमने पढ़ी थी। तो जब लैंग्वेज में लिखी रहती है, जैसे अगर मैं इस चीज को लैंग्वेज में, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल इक्वेशंस है। क्यों, केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं सिंबल्स का यूज करके, साइन लगा के, डायरेक्शंस दिखा के, तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशंस। लेकिन जब हम वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे अगर मैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल गिव वाटर। तो ये मैंने लैंग्वेज में बोला, ये रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। व्हेन सोडियम कंबाइन विद क्लोरीन इट विल गिव सोडियम क्लोराइड। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये थी केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब मैं इसको लिखूंगी सिंबल्स की फॉर्म में, डायरेक्शंस दिखा के, ओके, तो वो होगी केमिकल इक्वेशन। तो एक्चुअली ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन नहीं। केमिकल रिएक्शन होती है वर्ड्स में लिखा जाता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन होती है सिंबल्स, डायरेक्शंस और साइंस का यूज करके। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction with the help of symbols, sign and directions तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल लिख लो। अब जैसे मैंने लिखा Mg+O2, तो क्या हो जाएगा MgO। ये क्या है हमारा मैग्नीशियम, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, और ये क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये क्या है हमारा मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने जो लिखा है ये केमिकल इक्वेशन लिखी है। और केमिकल रिएक्शन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो वर्ड में मैंने बोल दिया वो होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस। ओके, तो ये जितने जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, जैसे अभी केमिकल इक्वेशन में पढ़ी, एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं वही वाला Mg+O2 MgO, ये मैंने पढ़ा है। तो अब मैं इसमें अब मैं इसमें बताऊंगी आपको रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट वो लोग होते हैं जो कि मिले होते हैं, नया जिन लोगों ने मिलके नया सब्सटेंस बनाया है। ओके, जिन लोगों ने मिलके नया सब्सटेंस बनाया है। लाइक सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो आप बचपन में, हम बचपन छोटे होते हैं तो हमें, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर देन हमारे टीचर जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे मेंटर होते हैं, फिर कोई हमारे गुरु वगैरह होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। मम्मी पापा मिलके, सारे टीचर्स मिलके, फ्रेंड्स मिलके, तो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें वो इन्वायरमेंट देते हैं, और वही लोग हमारा बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा और हम कैसे इंसान बनेंगे। मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट होगा जैसे हम बन जाएंगे, जैसे कि हमने हमेशा से सुना है। तो जो एक्चुअल में क्या है, मान लो इन सारे लोगों ने हमें गाइड किया और देन बड़े होके हम बने सक्सेसफुल, या फिर कैसे भी बने, सक्सेसफुल बने और बहुत बढ़िया इंसान बने। अब मान लो ये सब हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, मम्मी पापा, हमारे गुरु, हमारा फ्रेंड्स, हमारे टीचर, हमारे मेंटर, ये रिएक्टेंट हो गए, क्योंकि इन सब ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया। मतलब हम जो थे, जो कि बेकार थे स्टार्टिंग में, या फिर जैसे भी थे, हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जैसे इन लोगों ने ये लोग मिले और उन्होंने हमें अच्छे से बनाया, तो देन हम बन गए न्यू, एकदम सक्सेसफुल, विद कॉन्फिडेंस। हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास सब कुछ है। तो ऐसे ही क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जो हमें सब कुछ मिलके, सब लोग जो मिलकर एक नई चीज बनाने में योगदान करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स, टीचर वगैरह ने योगदान किया, तो ये रिएक्टेंट हो गए हमारे।
हमारे, ओके। और जो हम नई चीज बन गए हैं इस टाइम, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे मान लो कि रिएक्टेंट वो लोग होते हैं जो कि योगदान देते हैं नई चीज को बनाने में। अब जैसे एमजीओ है, एमजीओ को बनाने पे किसने योगदान दिया है? इन दोनों ने योगदान दिया है। किसने? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने। अगर ये दोनों नहीं होते तो ये नहीं बन पाते, अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम बन ही नहीं पाते। तो ऐसे ही मान लो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो चीज होती है जो कि योगदान देती है नई चीज बनाने में। तो ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनी वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ओके, तो ये रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा? प्रोडक्ट। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट in chemical reaction to make new substance। ओके, नया सब्सटेंस बनाने में जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है वो हमारे क्या बन जाएंगे? रिएक्टेंट बन जाएंगे। और प्रोडक्ट क्या होगा? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन is called प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? जिन्होंने योगदान दिया। प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी नई चीज बन के आई। तो अभी अपने रिएक्टेंट्स को अभी भूलना मत, मतलब मम्मी पापा मेंटर को जिन्होंने तो आपकी इस जर्नी में हेल्प करी, आपको उठने में, आपको कॉन्फिडेंस देने में, आपको मोटिवेट करने में, तो उन लोगों को भूलना मत। ओके, तो रिएक्टेंट्स को अपने को कभी भूला मत करो, क्योंकि अगर एमजी और O2 नहीं होते तो एमजीओ कहाँ से बन जाता? ओके, तो ये थे हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसके क्या इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशंस मतलब जैसे मान लो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे तुमने मान लो दो चीजें मिला दी, जैसे मान लो मैग्नीशियम ही ले लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब जलाया उसको, तो तुम कैसे ऑब्जर्व करोगे कि हाँ नई चीज बन गई है? या फिर ऐसे ऐसे कौन से चेंजेस हैं, कौन से उसमें चेंज होंगे, बदलाव होंगे, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गई। तो उन बदलावों को पढ़ना जरूरी है। तो देखेंगे कि कौन से बदलाव है जो कि हम सोच सकते हैं, जो कि हम पढ़ सकते हैं, ताकि हम ये पता लगा पाए कि केमिकल रिएक्शन हो गई है या फिर नहीं हुई। तो इसमें हम लिख सकते हैं इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इंडिकेटर जो हमें इंडिकेट करेंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गई है, इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल अब इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है? सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। अच्छा, डेली लाइफ में हमारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल क्या है? केमिकल रिएक्शंस मतलब जिसमें नई चीज बनती है, जैसे दूध का फटना, या फिर मैंगोज का पकना, मतलब फ्रूट्स का पकना, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन होना, है ना। तो ये सारी चीजें होती है जो डेली लाइफ में, जिन्हें हम केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं बचपन से, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो जो केमिकल चेंजेस हैं वो हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर आ जाते हैं। मतलब केमिकल, अब उसमें क्या था, सिंपल में क्या बता दिया था, रिजल्ट बता दिया था कि आयरन में रस्ट लगी, रस्टिंग आयरन। लेकिन उसका प्रोसेस नहीं पता था ना कि आयरन में रस्ट क्यों लगी, कैसे लगी, क्या चीज उसमें जुड़ी, या फिर क्या चीज उससे निकली जो रस्ट बन गई। तो ये सब चीजें हम ये सब पढ़ते हैं कि ये सब पता लगाने के लिए एक्चुअल में ऐसा हुआ कैसे, ये सब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। डायरेक्ट पता लगा दिया कि आयरन से बन गया रस्ट, तो वो केमिकल चेंज हो गया। लेकिन जब उसकी जर्नी के बारे में जानना है कि एक्चुअल में आयरन से रस्ट बन कैसे गया, क्या चीज कंबाइन हुई, क्या चीज हटी, तो उस चीज को जानने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ती हैं। तो चलो इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। चेंज इन स्टेट, सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होना। अब स्टेट चेंज होना कैसे? जैसे हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। स्टार्टिंग में ये दोनों गैसेस होती हैं, क्या होती हैं? गैसेस। लेकिन जैसे ही H2O हमारा बनता है, यानी कि वाटर बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विड। तो ये स्टार्टिंग में क्या है? गैसेस है, और बाद में क्या हो जाती है? लिक्विड। तो इसका मतलब समझे कि चेंज इन स्टेट हो गया, मतलब पहले गैसेस देन लिक्विड। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट, तो जब स्टेट चेंज होंगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। ऐसे ही हमारा क्या है, ऐसे हम दूसरा एग्जांपल अगर ले तो C+O2 क्या बन जाएगा? CO2। अब गैस थी, ये गैस थी, और ये सॉलिड होता है, कार्बन को जलाएंगे तो सॉलिड होगा। तो देखो क्या होगा, ये कार्बन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड। तो देखो पहले सॉलिड, कार्बन सॉलिड हुआ और ये ऑक्सीजन गैस, लेकिन जब बनी तो गैस बनी, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। तो पहला इंडिकेटर है चेंज इन स्टेट। देन आगे बढ़ते हैं हम, फिर सेकंड इंडिकेटर हमारा क्या जाता है, चेंज इन कलर। अब कलर में बदलाव होगा, मतलब तुमने मिलाया तो कुछ और कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन मिल गया कुछ और आपको, तो ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे कॉपर CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। तो CuSO4 प्लस Fe में क्या है बताओ, तो CuSO4 प्लस Fe में क्या है, तो CuSO4 Fe, जैसे ही हम कॉपर को सल्फेट में डालेंगे तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 प्लस Cu। तो देखो कलर चेंज होगा, ये हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट, ये था आयरन, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर। मतलब पहले इसका कलर क्या था, CuSO4 का कलर था हमारा ब्लू, क्या था, ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का कलर, लेकिन जैसे ही हमने रिएक्शन हुई वो हमारी क्या हो गई, ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन, ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन, सी ग्रीन जो होता है वैसा। तो आप एक एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो, जैसे कि ये आगे वीडियो दिखा रही है। तो ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट। तो आज हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन को प्लेस करते हैं तो क्या होता है। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट और ये हमारा डिस्टिल वाटर, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सॉल्यूशन बनाएंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया है। तो हम डिप करने वाले हैं ये आयरन नील। तो इसको डिप करते हैं अच्छे से और देखते हैं क्या होता है। ये रिएक्शन थोड़े टाइम बाद होगी, इसलिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे डुबो देते हैं। तो ये मैंने डुबो दी है। तो अब हम इसे अनडिस्टर्बली रख देते हैं उठा के, और थोड़ी देर बाद देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। तो ये देखो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया है, इसका कलर कितना चेंज हो गया है ना, लाइट ग्रीन कलर हो गया। और देखो इस आयरन नील का क्या हाल हुआ है, देखो देखो देखो, ये आयरन नील क्या क्या हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, देखो ये आयरन नील क्या हुआ है एक्चुअली, इसका ये जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है ये हमारा कॉपर है, जो कि इस सॉल्यूशन में से निकल के इस पे डिपॉजिट हो गया है। और जबकि आयरन है, आयरन हमारा इसमें डिसॉल्व होकर इसका कलर चेंज कर दिया है, और हमारा सॉल्यूशन बन गया है फेरस सल्फेट, विच इज ग्रीन इन कलर। तो आप पहले ही देख लो, पहले कैसा कलर था और अब कैसा कलर है। तो ये थी हमारी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आपने देख लिया। तो उसमें आपने देखा था क्या, कि जो पहले ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो हमारा क्या बन गया है, सी ग्रीन बन गया है, मतलब ग्रीन कलर का बन गया है। तो ये था चेंज इन कलर। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ रिएक्शंस हुई है। तो देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेंज इन रिएक्शन के बाद हो जाएगा, चेंज इन कलर के बाद हो जाएगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब गैस इवॉल्व होगी, ओके, गैस इवॉल्व होगी मतलब गैस निकलेगी कोई सी भी। जैसे मैंने फेरस सल्फेट को जलाया, मैंने फेरस सल्फेट को जला दूंगी मैं, तो हमारा बन जाएगा Fe2O3, जो कि हो जाएगा ब्राउन कलर का, और बनेगा SO2 और SO3, ओके, SO2 और SO3। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर हमारी निकलेंगी गैसेस, ओके, जब हम फेरस सल्फेट को जलाएंगे। आप ये सब एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया है। तो ये है हमारा फेरस सल्फेट। तो आज हम करने वाले हैं इस रिएक्शन को, जिसका मैंने नाम दिया है खीरा रिएक्शन। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसका ग्रीन कलर अभी बन जाएगा ब्राउन कलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे खोला और मैंने लिया एक टेस्ट ट्यूब और मैंने इसमें इसे भरना स्टार्ट किया। एक्चुअली फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही मॉलिक्यूल इसका साथ छोड़ के जाएंगे, वैसे ये बेचारा हरी भरी से क्या बन जाएगा, देवदास, यानी कि ब्राउन कलर का बन जाएगा ये। तो ये मैंने भर लिया है फेरस सल्फेट, और जिसका आप कलर देख सकते हो ये, तो ये क्या है, ग्रीन कलर का। तो अब हम इसे हीट करने वाले हैं और देन देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा इसका। तो पहले मैं इसे क्या करूँ, स्टैंड में लगा देती हूँ। तो अब हम इसे हीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो पानी टाइप का दिख रहा है, ये हमारे 7H2O है, जो कि इवेपोरेट हो रहे हैं। तो आप देखो इसके वाटर को चेक कर सकते हो, जो कि इसके
बाउंड्रीज पे आ गया है और इसका कलर जो देखो व्हाइट होने लग गया है। व्हाइट इसलिए हो रहा है बिकॉज क्या है, ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में भी चेंज हो रहा है। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए तो ये फ्लाइट में चेंज हो जाएगा, और देन अगर हम इसे और हीट करते हैं तो इसका कलर हो जाएगा, चेक करते हैं। ये गैसेस जो आपको निकलती हुई दिख रही हैं वो हमारी SO2 और SO3 है। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो आपको दिख रहा होगा टेस्ट ट्यूब में, ये आपको ये टेस्ट ट्यूब में दिख रहा होगा ये ब्राउन ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो कि हमारा फेरिक ऑक्साइड बना है जब हमने फेरस सल्फेट को अच्छे से हीट किया। तो आपको ये ब्राउन सब्सटेंस दिख रहा है। तो एक हमारी सिंपल रिएक्शन है, और जो गैसेज आपको दिख रही थी वो थी हमारी SO2 और SO3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आपने क्या देखा कि जो गैसेस निकल रही थी टेस्ट ट्यूब में से वो क्या था हमारा, वो हमारी थी SO2 और SO3। तो गैसेस निकल रही हैं तो ये भी एक साइन है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। और एक सिंपल अगर हम एग्जांपल दें तो हमारा हो जाएगा, अगर किसी एसिड में जैसे HCl में हमने गिरा दिया, क्या HCl में हमने Mg मैग्नीशियम गिरा दिया, तो मैग्नीशियम गिराया तो हमारा क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉपअप साउंड देती है। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का, जिसमें क्या है हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो कि पॉपअप साउंड के साथ निकल रही है। ओके, और थोड़ा बबल्स वगैरह भी फॉर्म होंगे जब वो रिएक्शंस होगी। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का चेंज क्या होगा। अब इसमें देखो दो पॉइंट है हमारे, क्योंकि टेम्परेचर तो हम दे भी सकते, मतलब टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हीट। तो हीट हम दे भी सकते हैं और हीट निकल भी सकती है रिएक्शंस में से, है ना। तो ऐसे ही हम पहले, इसीलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सोथर्मिक। क्या पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, गैस हमारी निकलती है, एग्जिट करती है। देखो एक्सो, एग्जिट, एक्स माने एग्जिट, पहले वाली मतलब निकल गई वो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब निकलेगी, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जाम्पल का क्या होगा, एग्जाम्पल में मैं लिख दूंगी, जैसे जैसे हमने लिखा CaO, जैसे तुम सफेदी बनाते हो घर पे, मटका होता है, मटके में पहले ही हम CaO, है ना, सब सफेदी होती है, पेंट होता है घर पे, तो मटके में सफेदी गला के रख दी जाती है, उसमें पानी ऐड कर दिया जाता है और मटके को पूरा बंद करके रख दिया जाता है आराम से रात भर। तो जैसे अगर आपने जैसे ही उसे सुबह देखेंगे तो उसमें बबल्स उठने स्टार्ट हो जाते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है उस पूरे मटके का। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा रिएक्शन हुई, पानी और जो मटेरियल हमने उसमें डाला, तो उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुई उसकी वजह से एक हीट निकली, उसमें से हीट निकलने की वजह से टेम्परेचर उसका मटके का बढ़ गया और उसमें बबल्स भी आने लग जाते हैं। कभी देखा है ऐसा, अगर नहीं देखा तो देख लेना चुपचाप, ठीक है। घर पे रिएक्शंस हो रही है और इन्हें पता ही नहीं है। चलो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चीज, ये वाला मटेरियल हम डालते हैं और उसमें क्या ऐड कर देते हैं, पानी, वाटर, वाटर ऐड कर देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, ये CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और निकलती है बहुत सारी हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बहुत सारी हीट भी निकली, हीट की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसके अंदर भी हम करते हैं। और जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो तब भी हमारे बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। जैसे मैंने पहली वाला लिखा था HCl प्लस Mg, उसमें लिखा था मैंने इवोल्यूशन ऑफ गैस में HCl प्लस Mg, तो उसमें भी हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में निकली तो हमारा टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही हमारा क्या है, ये हमारी थी एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही है। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक, जिसमें हीट हमें देनी पड़ेगी। अब इसमें हो जाएगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच heat is given is absorbed, called endothermic reaction।
अब एंडोथर्मिक देखो, इन माने अभी एंटर हुई है, तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है जिसमें हम हीट देंगे, मतलब द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब इसमें हीट निकल रही थी, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब इसमें हम टेम्परेचर जानबूझ के बढ़ाएंगे जो कि हम हीट देने वाले हैं। तो जब हीट देते हैं तो एंडो। ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिव्स, और हमें प्लस हीट भी लिखना है। ओके, प्लस हीट गिव्स टू NO2, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमारा देखो हीट हमने दी है, उसके अंदर क्या दी है, हीट दी है। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो उसमें हीट हमें देनी ही पड़ेगी उसके अंदर। ओके, तो जब हीट देते हैं तो एंडो, जब हीट निकलती है तो एक्सो। अब जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, अब फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों होगा वो, क्योंकि हम नहीं, प्लांट सनलाइट ले रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसीलिए एंडो। और रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हमने खाना खाया और हमें एनर्जी मिली मतलब हीट एनर्जी भी रिलीज हुई होगी, तो जब हीट रिलीज होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सो। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक। तो जब कोई पूछे तो आपको बताना है फोटोसिंथेसिस एंडो और रेस्पिरेशन इज एक्सो। ओके फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, लास्ट पॉइंट हमारा बचा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, अब पहले आपको एग्जांपल बताऊंगी मैं, देन आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा BaCl2 प्लस Na2SO4। अब आपको फॉर्मूला नहीं बनाना आता होगा, फॉर्मूला बनाने से पहले हमें क्या लन होनी चाहिए, वैलेंसी लन होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जैसे जिसमें मैंने वैलेंसी सारी ट्रिक से, बहुत अच्छी ट्रिक है उसमें, ट्रिक से याद करवाया है। तो आप सिंपल आप सर्च कर लेना वैलेंसी, हाउ टू लर्न वैलेंसी, और MRs डाल देना आगे, तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने वैलेंसी की ट्रिक बताई है। देन मैंने क्या कराया और मैंने एक वीडियो में क्या किया है, फॉर्मूले बनाने सिखाए उसी ट्रिक से, वहां से ट्रिक से तुम्हें वैलेंसी लर्न हो जाएंगी। देन वैलेंसी से मैंने क्या करवाया है, केमिकल फॉर्मूले बनाना शुरू करवाया है, मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट, ये कॉमन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो अब देखो इसमें होता क्या है कि एक्चुअल में ये जो बनता है, ये बनता है हमारा PPT, व्हाइट कलर का PPT, हम बोल सकते हैं व्हाइट PPT। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि जब दो केमिकल्स को हम ऐड करते हैं तो एक केमिकल की वजह से उसमें क्या, दोनों केमिकल की वजह से उसमें क्या होता है, हमारा एक सब्सटेंस फॉर्म होने लग जाता है, एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में मान सकते हो, जो इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल, वो घुलेगा नहीं, एक बार आप ऐसे स्टेयर कर दोगे तो वो घूमने लग जाएगा, लेकिन बाद में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि रिएक्शन के दौरान बनता है। तो अगर प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन है आपके पास या फिर कोई पूछे, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, द सॉलिड सब्सटेंस, द इनसॉल्युबल, solid substance formed during reaction is called precipitate।
मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, मतलब घुलेगा नहीं वो। जब दो केमिकल्स को मिलाओगे तो एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। सॉलिड मतलब ये नहीं कि एक गिट्टी सी आ जाएगी उसके अंदर, अद्दा सा आ जाएगा उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाउडर्ड फॉर्म में होगा वो, ठीक है। पाउडर फॉर्म में मतलब एक बार आप इससे घोलोगे तो वो घुलेगा नहीं, आपको लगेगा घुल रहा है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए जो लगी हुई है ना। तो ये है हमारा सोडियम सल्फेट और ये है हमारा बेरियम क्लोराइड, और इन दोनों की रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं BaCl2 से। इसका मैंने सॉल्यूशन बना रखा है यहाँ पर पहले से ही, और Na2SO4 का सॉल्यूशन हम मिलाएंगे। और जैसे ही BaCl2 और Na2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो ये हमने BaCl2 का सॉल्यूशन पहले ही बना लिया, तो हम Na2SO4 का और बना लेते हैं। Na2SO4 का मैं बनाऊंगी इस टेस्ट ट्यूब में, तो खोल लेते हैं। तो ये है हमारा Na2SO4। अब जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगी तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं एक व्हाइट पीपीटी मैजिकल होते हुए दिखेगा। तो ये आपको व्हाइट पीपीटी दिख रहा होगा। जब हमने BaCl2 और Na2SO4 का रिएक्शन किया, तो जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर पोर किया तो देखो रिएक्शन हुई और हमें एक व्हाइट पीपीटी देखने के लिए मिला। तो अब मुझे आप बताना है कि व्हाइट पीपीटी का फॉर्मूला क्या होगा जो इसमें बनेगा, और देन इसमें इसके अलावा और क्या क्या चीज बनेगी। अब आपने उसमें देख लिया, उसमें देखा व्हाइट पीपीटी। जैसे ही मैंने एक केमिकल को दूसरे केमिकल में ऐड किया तो उसमें एक व्हाइट पीपीटी आया हमारा। व्हाइट पीपीटी मतलब एक वो सब्सटेंस आया, मैंने उसे स्टेयर किया, लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा वो। इसीलिए यही होता है हमारा पीपीटी। अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक येलो पीपीटी बनता है आपका रिएक्शन में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला के। तो ऐसे हमारा क्या होता है, ये अलग अलग कलर के पीपीटी बनते हैं। तो ये भी याद करना पड़ेगा आपको पीपीटी का कलर क्या है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, और NaCl को मत बना देना BaSO4। तो जो पीपीटी बना है वो हमारा क्या है, BaSO4, और बाकी का सॉल्यूशन NaCl है वो हमारा। ओके, तो चलिए अब यहाँ तक हो गया हमारा ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर। इसमें भी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अलग अलग टाइप होंगे, उसमें रिएक्शंस होंगी और उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ, ताकि आपको समझ में आए। तो आगे चलिए, तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय बाय।